दोस्तों, इस कहानी के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप लोग कहानी सुनने से पहले जल्दी से कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तुमने खाना खाया? अदिविक ने पहला निवाला तोड़ के कहा। हाँ हाँ हाँ, आकृति ने अटकते हुए कहा। आकृति ने कुछ नहीं कहा। अदिविक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद अद्विक बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे जाता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और बर्तन समेटने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब आकृति को लगा कि अद्विक सो गया होगा तो आकृति कमरे में आई। कमरे की लाइट बंद थी तो उसने चैन की सांस ली और कमरे में आ गई। वो आकर बेड पर बैठी कि कमरे की लाइट्स जल गई। उसने चौंक कर देखा। अद्विक दरवाजे से कमर टिकाए गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करके वो खुद में ही सिमट गई। अद्विक उसके करीब बढ़ा तो आकृति उठने को हुई। बैठो चुपचाप, अद्विक गुस्से में बोला तो आकृति भीतर तक कांप गई और डरते हुए वापस बैठ गई। अद्विक उसके पास आकर उसके सामने फर्श पे बैठ गया। उसने आकृति के हाथों को अपने हाथों में थामा तो आकृति एक बार फिर से कांप गई। क्या हुआ है? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? अद्विक ने पूछा तो आकृति ने ना में सिर हिला दिया। फिर क्या हुआ है, बताओ मुझे। अद्विक ने इतने प्यार से पूछा कि आकृति खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। हे आकृति, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? उसे रोता देखकर वो घबरा गया था। उसने उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया। उसके आगोश में आते ही आकृति और तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो अद्विक ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ा दिया। अब ठीक हो? अद्विक ने प्यार से पूछा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब बोलो, क्या हुआ है? तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? आकृति ने डरते हुए कहा। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ है, अद्विक बोला। वो आज प्रतीक का फ़ोन आया था, आकृति ने कहा तो अद्विक की माथे की नसें तन गई। बस इतना ही कहा उसने। उसने मुझे कुछ भेजा था। आकृति की बात पर अद्विक ने उसे देखा तो आकृति ने अपना फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अद्विक ने फ़ोन लिया और देखने लगा। हर फोटो के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ मैरिज सर्टिफिकेट थे। हर किसी में लड़की का नाम अलग था पर एक नाम सेम था, अद्विक का। उन सर्टिफिकेट्स के मुताबिक अद्विक आज तक ना जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था और उन लड़कियों का बाद में कोई पता नहीं चला था। साथ ही कुछ फ़ोटोज़ भी थे जिनमें अद्विक अलग अलग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में था। इन फ़ोटोज़ को देखकर उसका गुस्सा आसमान छू गया। पर इस वक्त उसे अपने गुस्से को शांत रखना था और आकृति को समझाना था। अद्विक ने एक गहरी सांस ली और बोला, इधर देखो मेरी तरफ। आकृति ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? अद्विक उसका चेहरा अपने हाथों में थाम के बोला तो आकृति ने ना में सिर हिला दिया। अद्विक के दिल को मानो सुकून मिल गया था। ऐसा लगा मानो सालों के प्यासे को रेगिस्तान में भर पेट पानी मिल गया। और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता, बस किसी भी कहने पर अपना भरोसा डगमगाने मत देना। अद्विक ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। और रही बात इन फ़ोटोज़ की, तो बहुत जल्द इनकी असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। पर तब तक तुम सावधान रहोगी और प्रतीक से बात नहीं करोगी। मुझे भरोसा है तुम पर और मुझे पता है तुम कभी मेरा भरोसा टूटने नहीं दोगी। आकृति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो अद्विक का मन शांत हो गया। अद्विक ने झुककर बारी बारी से उसकी पलकों को चूम लिया। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस एहसास को अपने भीतर समाने लगी। अद्विक ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसे अपनी बाहों में भर कर लेट गया। एक दूसरे की आगोश में दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। परी, बस बहुत हो गया। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब इसको इसके किए की सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। अद्विक इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके सामने बैठी परी उसका गुस्सा देखकर हैरान थी। शायद दूसरी बार उसने अद्विक को इतना गुस्सा करते देखा था।
क्या हुआ है, पर कुछ बताएगा तू? परी ने परेशान होते हुए कहा तो अद्विक ने उसे सब कुछ बता गया। ये सब सुनकर परी का चेहरा नफरत से भर उठा और वो बोली, ये इंसान इस हद तक गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर अब हम क्या करेंगे? पता नहीं अब पता नहीं पर अब इसकी बर्बादी तय है। बहुत हो गया इसका, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अद्विक का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। आकृति ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया और बोली, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर। सोचते हैं कुछ कि इसका क्या करना है। परी की बात पर अद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। चल अभी मैं चलती हूँ, जो भी वो बता देना। और सुन गुस्से गुस्से में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझा? परी ने कहा तो अद्विक ने जवाब में बस हाँ में सिर हिला दिया। परी उसे बाय बोलकर चली गई। अद्विक कुछ देर वहीं बैठकर सोचता रहा और फिर उसने किसी को कॉल किया। हाँ सुनो, एक बंदे की पल पल की खबर चाहिए मुझे, कब कैसे क्या करता है सब कुछ। सामने से किसी ने कुछ जवाब दिया तो उसने बोलकर फ़ोन कट कर दिया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी ओर आकृति समिता जी के साथ थी। उसने उनकी गोद में सिर रखा हुआ था। समिता जी उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? समिता जी ने प्यार से पूछा। जी माँ, सब ठीक है, आकृति ने कहा तो समिता जी मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद आकृति का फ़ोन बजा तो वो फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। हाँ प्रतीक, बोलो। रीति, तुम ठीक हो ना? उस अद्विक ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? प्रतीक ऐसे घबराते हुए बोला जैसे उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। उसका ये दिखावा देखकर आकृति को झुन्नस आने लगी थी। हाँ प्रतीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो। आकृति एक एक शब्द चबा कर बोल रही थी। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? आकृति ने हैरान होकर कहा। अरे, उस अद्विक की ऐसी हरकत पता चलने के बाद तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए आकृति, प्रतीक ने कहा तो आकृति के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने गुस्से को काबू करके बस यही जवाब दिया, मुझे तुमसे मिलना है रीति, बस एक बार। प्रतीक कुछ देर चुप रहकर बोला तो आकृति चौंक गई। क्यों? तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। बस एक आखिरी बार मिल लो। उसने अपने आवाज़ में दर्द घोल कर कहा। मैं नहीं आऊँगी, आकृति ने साफ इनकार कर दिया। आकृति प्लीज़, हमारे प्यार के खातिर बस एक आखिरी बार। प्रतीक अपना गुस्सा दबा कर बोला। कहाँ आना है? आकृति कुछ देर चुप रहकर बोली तो प्रतीक खुशी से उछल पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। कहकर आकृति ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की बीप बजी। प्रतीक का मैसेज था, उसने एड्रेस भेजा था। आकृति ने मैसेज देखा और कुछ सोचने लगी। बहुत कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो प्रतीक के लिए प्यार बिल्कुल नहीं था। उसकी इस हरकत ने उसकी दिल में प्रतीक के लिए नफरत भर दी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया वो इस हद तक गिर सकता है। पर अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। दूसरी ओर मैसेज भेजकर प्रतीक कुटिलता से हंसने लगा। वो बहुत देर तक पागलों की तरह हंसता रहा, फिर अचानक शांत होकर बोला, बहुत हुआ आकृति, बहुत रह ली तुम मुझसे दूर। इस बार तुम आओगी, लेकिन कभी वापस ना जाने के लिए। इसी के साथ उस अद्विक की इज्जत और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा मैं। हर बार जीता है वो मुझसे, पर इस बार नहीं। इस बार सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। ये सब कहते हुए वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब गले से नीचे उतार ली। अद्विक अपने ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था। वो सभी फोटोज़ किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रही थी, लेकिन एक बात थी जो उसके सीने को छलनी कर रही थी। वो थी परी के साथ उसका नाम जुड़ना। उसने उनमें एक सर्टिफिकेट में उसका और परी का नाम था। वो परी जिसको उसने हमेशा अच्छी दोस्त
वो परी जिसको उसने हमेशा अपनी अच्छी दोस्त ही नहीं अपनी बहन माना था, परी के लिए वो उसका भाई ही था। हर साल उसको राखी बांधती थी और उसी लड़की के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसने ये बात परी को नहीं बताई थी, पर अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। दोपहर के समय उसका फ़ोन बजा। सामने से किसी ने कुछ कहा तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। तुम्हें तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? पक्का तुमने उसे ही देखा था? हाँ सर, ट्रस्ट भी ये वही थी। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। ठीक है, तुम नज़र रखो, बस पहुंच रहा हूं मैं। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और तेज़ी से बाहर निकल गया। आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो और यहाँ पे सब संभाल लेना, उसने अपने मैनेजर से कहा और वहाँ से निकल गया। मैम, रूम नंबर 408। आकृति इस वक्त एक होटल के रिसेप्शन पर खड़ी थी। मिस आकृति, रिसेप्शनिस्ट ने कहा तो आकृति ने हाँ में से डरा दिया। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम का रास्ता बता दिया। आकृति गेट खोलकर अंदर आई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसने खुद को संभाला और प्रतीक को आवाज़ लगा दी। अचानक ही कमरे की लाइट जल उठी। रूम की हालत देखकर आकृति की सांसें रुक गई। माथे पर पसीना तैरने लगा। धड़कनें किसी अनजाने डर से अपने आप बढ़ने लगी। पूरा कमरा फूल और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा हुआ था। अचानक किसी ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी। वो एकदम छिटक कर दूर हो गई। वो डर की वजह से कांप गई थी। क्या हुआ रीति? मैं ही तो हूँ, तुम्हारा प्रतीक। प्रतीक उसकी ओर बढ़ते हुए बेशर्मी से बोला। प्रतीक, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है ये? आकृति को गुस्सा आ गया था। बदतमीजी? कम ऑन रीति, ये बदतमीजी नहीं, मेरा प्यार है। आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रतीक बेशर्मी से बोला। बकवास बंद करो। वो गुस्से से चिल्ला पड़ी। अरे अरे, रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। ये सब मैंने नहीं करवाया और कोई रूम खाली नहीं था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए यहीं ले लिया। तुम शांत हो जाओ और बैठो इधर। प्रतीक उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाकर बोला। आकृति ने अपना हाथ छुड़ाया और सोफे पर बैठ गई। बोलो, क्या बात थी? आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। प्रतीक ने उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और बोला। रीति, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर आकृति ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। ले जाने आए हो मतलब? रीति, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम उस अद्विक के साथ खुश नहीं हो, इसीलिए तुम चलो मेरे साथ। हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ उस अद्विक का साया भी हमारे प्यार पे नहीं पड़ेगा। प्रतीक बेहद प्यार से बोला। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आकृति ने चिल्लाकर कहा। सही तो बोला मैंने तुमसे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम उसके साथ क्यों रहोगी? चलो मेरे साथ, कहकर उसने आकृति का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। हाथ छोड़ो प्रतीक, और हद में रहो। भूलो मत, मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरा पास्ट हो, मानती हूँ, लेकिन अद्विक मेरा प्रेजेंट है और शायद फ्यूचर भी। इसीलिए ये बेवकूफ़ी छोड़ो और प्लीज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसने उसके हाथ से अपना हाथ झटके से खींच लिया था। उसकी इस हरकत पर प्रतीक का गुस्सा आसमान छू गया। उसे लगा था आकृति उसकी मीठी बातों में आ जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा, पर आकृति की तेवर देखकर उसे अपना खेल खराब होते दिख रहा था। प्रतीक गुस्से में पलटा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकृति की गाल पे चिपका दिया। थप्पड़ लगते ही आकृति को चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। प्रतीक को अपना प्लान फ्लॉप होता दिखा तो वो गुस्से में बौखला गया। प्रतीक गुस्से में पलटा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकृति के गाल पे चिपका दिया। थप्पड़ लगते ही आकृति को चक्कर आ गए और वो ज़मीन पर गिर गई। उसके होठों के पास कट लगा था और वहाँ से खून बहने लगा। आकृति अपने गाल पर हाथ रखे प्रतीक को हैरानी से देख रही थी। वहीं प्रतीक बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था।
उसने उसका मुंह पकड़ा और दांत पीसकर बोला, ज़्यादा ही बोलना आ गया है तुझे आजकल। तुझे पता है ना, मुझे ना सुनना एकदम पसंद नहीं है, और आज तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू मुझे ना करेगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। प्रतीक ने आकृति का मुंह झटका और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। आकृति, जो अभी तक प्रतीक के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, वो गुस्से में भर गई और एक जोरदार लात उसकी छाती पे जमा दिया। प्रतीक लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा। आकृति ने टेबल पर से टेबल लैंप उठाया और उसे प्रतीक की ओर करके बोली, पास मत आना मेरे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुझ जैसे घटिया इंसान से प्यार किया था। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। प्रतीक गुस्से में बौखला कर उसकी ओर बढ़ा तो आकृति ने लैंप उसके सिर पर फेंक कर मार दिया, जिससे प्रतीक के माथे से खून निकल गया। वो चीखते हुए उसकी ओर बढ़ा। आकृति ने जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ उठाया, प्रतीक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। आकृति की चीख निकल गई और उसके सिर से खून की धारा बह निकली। प्रतीक ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और बोला, मुझ पर हाथ उठाया तूने, मुझ पर। अब तो तू गई। अभी इसी वक्त तेरा वो हाल करूँगा, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। पछताओगी तुम। अगर वह दिविक को पता चला ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी भी वक्त है। तुम चटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रतीक ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर चिपका दिया। चुप, एकदम चुप। एक बार और अगर उसका नाम लिया ना तो जबान खींच लूँगा तेरी। आई बात समझ में? और एक बात बता, ऐसा क्या है उस अदिविक में जो मुझ में नहीं है? ज़्यादा खुश करता है क्या वो? प्रतीक, वो गुस्से में चीख पड़ी थी। हर कोई तुम्हारे जैसा नीच और गिरा हुआ नहीं होता। आज समझ आ रहा है कि कितनी गलत थी मैं उसके लिए। अगर प्यार तुम्हारे जैसा होता है तो मुझे फ़क्र है मैं तुम्हारे साथ नहीं अदिविक के साथ हूँ। वो बेहद गुस्से में थी। आज उसे एहसास हो रहा था क्यों अदिविक उसे हमेशा प्रतीक से दूर करने की कोशिश करता था, क्यों उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की। उसके बावजूद उसने हमेशा अपनी मर्यादा का ध्यान रखा, कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की, जबकि ये उसका हक था। सब सोचते हुए आकृति का सिर भारी होने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। वहीं प्रतीक उस पर छाने लगा था। जैसे ही प्रतीक उसके होठों की ओर बढ़ा, एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई तेज़ी से अंदर आया। प्रतीक संभल पाता उससे पहले ही जोरदार लात उसके मुंह पर लगी और वो बेड से नीचे गिर गया। आकृति को इस हालत में देखकर अदिविक की आंखों में खून उतर आया। वो तेज़ी से प्रतीक के पास गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। उसके सिर पे खून सवार था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि प्रतीक को मौका ही नहीं दे रहा था पलटवार करने का। अदिविक उसे जान से मार देता। अगर परी वहाँ ना आती तो आधी रुक जा, मर जाएगा वो। परी उसे पीछे खींचते हुए बोली, हाँ तो मर जाने दे, जीने लायक भी नहीं है ये इसकी तो। वो फिर से गुस्से में अधमरी हालत में पड़े प्रतीक की ओर बढ़ा, लेकिन परी ने उसे आकृति की ओर इशारा किया। आकृति की हालत देखकर अदिविक ने खुद को शांत किया और उसके पास आ गया। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। परी ने पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से कहा तो वो लोग प्रतीक को हथकड़ी लगा कर ले गए। आदि उठ, इसे हॉस्पिटल भी लेके जाना है। परी ने बेहोश पड़ी आकृति की ओर देखते हुए कहा तो अदिविक ने हाँ में सिर हिलाया और उसके कपड़े ठीक करके उसे गोद में उठाकर बाहर निकल गया। मैनेजर की मदद से दोनों उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लाए और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने आकृति की ड्रेसिंग की और इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ने बताया कि वो बस बेहोश थी, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो दोनों ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद आकृति को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने ही उसे अदिविक का चेहरा दिखाई दिया। उसे देखकर उसके होंठों पे मुस्कान, चेहरे पे सुकून और आंखों में नमी तैर गई। वहीं अदिविक बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अदिविक, वो
वो बस इतना ही बोल पाई कि आदिविक अपनी जगह से उठकर बाहर निकलने लगा तो आकृति ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। आदिविक अपनी जगह पे रुक गया। आई एम सॉरी आदिविक, उसने नम आँखों के साथ कहा। आदिविक ने बिना उसकी ओर देखे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, परी ध्यान रखना इसका, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। आकृति उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके ऐसे चले जाने से उसे अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। आकृति ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसकी कनपटी पर सरक गए। ज़्यादा मत सोचो, आ जाएगा थोड़ी देर में, परी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली। वो नाराज़ है मुझसे, आकृति रोते हुए बोली। नहीं, बस थोड़ा सा हर्ट है, पर तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही मान जाएगा। आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर हूँ। परी ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर ली। परी वहीं पड़े सोफे पे बैठ गई। आदिविक ने उसे सोते देखा तो वो दरवाजे से हटकर साइड में चला गया और किसी को फ़ोन लगाने लगा। ध्यान रहे, वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आया तो याद रखना, तुम्हारी वर्दी उतरवाने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, समझी। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था और प्रतीक को बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं था। जी जी सर, आप फिक्र मत करिए, वो नहीं आएगा बाहर, इंस्पेक्टर ने कहा तो आदिविक ने बोलकर फ़ोन काट दिया। वापस आकृति के रूम में आया। आकृति दवाई की वजह से सो रही थी। उसे सही देखकर आदिविक ने चैन की सांस ली और उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। एक बेहद ज़रूरी काम उसे निपटाना था। आदिविक फ़ोन पर बात करके वापस आकृति के रूम में आया। आकृति दवाई के असर की वजह से सो रही थी। उसे सोता देखकर आदिविक चैन की सांस ली। आदिविक सीधा आकृति के पापा के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो काम्या ने दरवाज़ा खोला। वो उसे यहाँ अकेले देखकर बेहद खुश हुई। अरे आदिविक जी, आप यहाँ? क्या? काम्या उसे प्यार भरी नज़रों से निहारती हुई बोली। माँ पापा कहाँ हैं तुम्हारी? आदिविक उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला तो काम्या का मुंह बन गया। उसने उसे अंदर आने को बोला और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर चली गई। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है? सुनंदा गुस्से से फुफकारते मारते हुए बाहर आई। माँ, वो आदिविक जी आए हैं, काम्या ने मुंह बना के कहा तो सुनंदा का चेहरा खिल गया। वो तेज़ी से हॉल की तरफ आई। अरे दामाद जी आप, चुप, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा ये दोगला चेहरा देखने या तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा जो भतीजा है ना प्रतीक, जिसे तुमने मेरी आकृति के पीछे लगाया था, उसे तो बर्बाद कर चुका हूँ मैं। अब तुम्हारी बारी है। जो तुमने मेरी आकृति के साथ किया ना, उसकी सज़ा तो तुम्हें देकर रहूँगा मैं। रोक सकती हो तो रोक लेना। आदिविक गुस्से से भर उठा था। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सुनंदा और काम्या अंदर तक कांप गई। उसकी बात सुनकर दरवाजे पे आते मिस्टर मलिक के पैर ठिठक गए। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? बड़ों से बात करने की तमीज़ है कि नहीं तुम्हें? मिस्टर मलिक अंदर आते हुए बोले। मुझे कितनी तमीज़ है या नहीं है ये मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। बेहतर होगा कि आप ये तमीज़ अपनी पत्नी को सिखाएं। आदिविक ने उन्हें घूरते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है साफ साफ कहो। मिस्टर मलिक हैरान थे आदिविक की बात सुनकर। साफ साफ सुनना है तो सुनिए। इसका भतीजा प्रतीक सौदा कर चुका था आपकी बेटी का, कहकर कुछ कागज़ उनकी ओर बढ़ा दिए। उसकी बात सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। मिस्टर मलिक के हाथ कांपने लगे। वो लड़खड़ा के गिरने लगे तो आदिविक ने उन्हें सहारा देकर सोफे पे बिठा दिया। इतने में ही बौखला गए मलिक साहब। अभी तो और सुनिए। इस काम में वो अकेला नहीं था। आपकी ये अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी, इसमें उसका साथ दे रही थी। आदिविक ने कहा तो एक जोर का झटका लगा सबको। काम्या और मिस्टर मलिक हैरानी से उन्हें देख रहे थे। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी मम्मा कभी ऐसा नहीं कर सकती। काम्या को यकीन नहीं हो रहा था
कि उसकी माँ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। अपनी प्यारी माँ से ही पूछ लो। अद्विक टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, माँ माँ ये झूठ है ना? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना? बोलो, इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। बोलो ना माँ, ये सब झूठ है। काम्या रोते हुए पूछ रही थी, लेकिन सुनंदा अपना सिर झुकाए शांत खड़ी थी। मिस्टर मलिक गुस्से में सोफे से उठे और एक जोरदार थप्पड़ सुनंदा के गाल पे जड़ दिए। मेरी बात तो चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जुबान से एक शब्द भी मत बोलना। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। जिस बच्ची ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, उसी की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मर गई तुम मेरे लिए, कहकर मिस्टर मलिक चेहरा फेर कर खड़े हो गए। सुनंदा काम्या की ओर बढ़ी तो काम्या दूर हटते हुए बोली, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ कभी इस हद तक नहीं गिर सकती। आपको एक औरत होते हुए ये हरकत कहते हुए शर्म नहीं आई? आज के बाद आपकी ये बेटी भी मर गई आपके लिए, काम्या ने गुस्से से उन्हें कहा। फिर अद्विक की ओर पलटकर बोली, मेरी माँ ने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है कोई। फिर भी मैं उनकी आपसे माफ़ी मांगती हूँ जीजू। क्या आप प्लीज़ दीदी से मिलवा सकते हो? मुझे एक बार उनसे मिलना है प्लीज़। उसकी बात सुनकर अद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और काम्या और मिस्टर मलिक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सुनंदा सिर पकड़कर फर्श पर बैठकर रो पड़ी। जिस बेटी के लिए उसने ये सब किया, उसी बेटी ने आज उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया था। एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था उसने। अद्विक उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आया। दोनों को आकृति के कमरे में भेजकर वो बाहर ही रुक गया। आकृति के सिर पर पट्टी देखकर मिस्टर मलिक की आंखों में नमी उतर आई। उसकी ऐसी हालत देखकर काम्या भी रो पड़ी थी। मिस्टर मलिक ने उसके सिर पे हाथ फेरा तो आकृति ने अपनी आंखें खोल ली। उन्हें सामने देखकर उनकी आंखों में नमी उतर आई। पापा आप? वो उठने को हुई तो मिस्टर मलिक ने उसे सहारा देकर बिठा दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तभी मैंने तुझसे मुँह फेर लिया और तुझे उस औरत के हाथों सौंप दिया। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। आकृति ने उनके हाथ नीचे करके कहा तो मिस्टर मलिक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद आकृति की नज़र काम्या पर गई, जो नम आँखों से उसे ही देख रही थी। उसने अपने पापा की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। आकृति ने मुस्कुरा के अपनी बाहें फैला दी। काम्या तेजी से उनके पास गई और उनकी बाहों में सिमट गई। आई एम सॉरी दी, काम्या रोते हुए बोली तो आकृति ने मुस्कुरा के उसके सिर पे हाथ फेर दिया। काम्या की आंखों से आंसू बह निकले। गेट पर लगे ग्लास से अद्विक ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पे सुकून उतर आया। थोड़ी देर बाद सब बैठकर बातें करने लगे, लेकिन आकृति यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन जिसका उसे इंतज़ार था वो तो जैसे उससे छिपा बैठा था। अद्विक के ना आने से आकृति उदास और बेचैन हो गई। उसकी आंखें तरस रही थी उसे एक बार देखने को। दोस्तों, इस स्टोरी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। बस इसका एक लास्ट चैप्टर आना बाकी है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। अभी तक कहानी को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मेरा प्यार भरा नमस्कार।